सभी को जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है और आज भी इट इज़ ए मैटर ऑफ डिस्कशन फ्रॉम वेयर हैड द आर्यंस कम, कि आर्य लोग कहाँ से आए थे। आज भी इट इज़ द मैटर ऑफ डिस्कशन और ये तय नहीं हो पाया है कि आर्य लोग हिंदुस्तान के थे या वो हिंदुस्तान से बाहर से आए थे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 5 रेसेस, 5 ओरिजिन, 5 जातियों के लोग मिलते हैं। उसके बारे में हम कभी वीडियो लाएंगे, उसमें बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जाति, दूसरे आर्य जाति, द्रविड़ जाति, इसके अलावा नीग्रो जाति और मंगोलियन, यानी ये रेसिस 5 रेसिस के आदमी जो हैं इससे हमारे इंडिया में मिलते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर, वो है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, इसके बारे में जब से हमारी इंडियन हिस्ट्री 1922 से आनी शुरू हुई है, क्योंकि जो 1922 और 23 में आर.डी. बनर्जी ने सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात की थी और उसके बाद से हमारे इतिहास को तारतम्य रूप से यानी क्रमबद्ध यानी डेट वाइज लिखना शुरू किया। तो उसमें एक टॉपिक है कि आर्यों का मूल निवास स्थान। तो उसके ऊपर सबसे पहले जो ये बात हमको ये जान लेनी चाहिए कि आर्य एक जाति थी जो दुनिया की सबसे सुंदरतम जाति मानी जाती है और उसके जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में भी मिलते हैं, ईरान में भी मिलते हैं, मध्य एशिया में भी मिलते हैं, यूरोप में भी मिलते हैं। तो इतने बड़े एरिया में अगर आप इसको देखेंगे मैप को, तो मैप यहाँ ये इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, रशिया का पार्ट काले सागर ब्लैक सी के पास में, और फिर ये जर्मनी है, पोलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। इन सभी में आर्यंस मिलते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि ये आर्य कहीं एक जगह थे या ये डिफरेंट एरिया में फैले हुए थे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो ये लोग, जो हमारे जितने भी इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरिशियन हैं या जो विद्वान लोग हैं, वो किसके ऊपर बात करते हैं कि भाषा विज्ञान के बारे में, कि भाई उनकी भाषा इस तरीके की थी, जो पुरातत्व सामग्री जो हमें खुदाई में प्राप्त हुई है वे, और दूसरे शरीर की उनकी रचना यानी रेशियल एंथ्रोपोलॉजी उनकी वो कैसी थी, बनावट शरीर की वो कैसी थी। उस शरीर के आदमी यहाँ भी मिलते हैं, बाहर भी मिलते हैं, उसके आधार पर। और दूसरे शब्द विकास शास्त्र यानी किस तरीके से जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, इन सभी के आधार पर अलग अलग विद्वान जो हैं वो आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। कुछ लोग तो मध्य एशिया मानते हैं यानी सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है वो सेंट्रल एशिया है, यानी इराक से लेकर के ईरान और कुछ उसमें टर्की का एरिया, और ये सभी जो है इतना एरिया जो हमने मैप की तरफ आपको दिखाया है वो मध्य एशिया मानते हैं। कुछ यूरोप मानते हैं, यानी ये यूरोप का पार्ट है उसमें कि भाई यूरोप था। कुछ जो विद्वान हैं वो उत्तरी ध्रुव मानते हैं, उत्तरी यानी आर्कटिक प्रदेश। तो आर्कटिक प्रदेश में आप ये देखेंगे कि जो मैप है, मैप जो है वो नॉर्थ की साइड में रखते हैं, यानी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और आर्कटिक प्रदेश हो गया ये पूरा जो है ये आर्कटिक प्रदेश है कि यहीं कहीं आर्य लोग रहते थे। और कुछ लोग ये मानते हैं कि आर्य कहीं से नहीं आए हिंदुस्तान के अंदर, आर्यों का जो मूल निवास स्थान ये भारत ही था। तो अभी हम आप लोगों को इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मध्य एशिया की बात करते हैं, यानी जो सेंट्रल एशिया का ये पार्ट है। इसमें एक जर्मनी के विद्वान थे मैक्स मूलर, वो ये कहते हैं कि आर्य सेंट्रल एशिया में थे। तो उन्होंने किस चीज़ का अध्ययन किया, उन्होंने किस चीज़ की स्टडी की, उन्होंने स्टडी की हमारे जो वेद है ऋग्वेद, यानी 1000
BC से पहले, यानी बिफोर क्राइस्ट, हमने आप लोगों को पहले भी बताया था बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 1000 साल पहले जो लिखा गया ग्रंथ था उसको ऋग्वेद कहते हैं। यानी पूर्व वैदिक काल में एक ग्रंथ लिखा गया, उत्तर वैदिक काल में 3 जो वेद थे और दूसरे उपवेद लिखे गए। तो जो एक वेद लिखा गया उसका नाम ऋग्वेद था। और साथ ही जो ये पर्सिया है, यानी ईरान को हम पर्सिया भी बोलते हैं, तो इन पर्सिया में एक ग्रंथ लिखा गया था, उसका नाम था अवेस्ता। तो इन दोनों की वो जो है वो तुलना करते हैं, और जब दोनों की तुलना करते हैं तो उस तुलना में ये पाते हैं कि जो चीज़ ऋग्वेद में बताई गई है वो ही अवेस्ता में बताई गई हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया ही एक ऐसा प्रदेश था जहां आर्य रहते थे, और उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया कि यहाँ वो जो सेंट्रल एशिया में यहाँ रहते थे, इराक और ईरान के पास में, कुछ लोग उसमें से ईरान आ गए, 3 जत्थे बने, यानी 3 ग्रुप बने। एक ग्रुप ईरान में आया, दूसरा ग्रुप यूरोप में चला गया, और तीसरा ग्रुप इंडिया में आ गया। इस तरीके से वो अपने ऋग्वेद और अवेस्ता को पढ़ करके वो आइडिया निकालते हैं। साथ ही एक विद्वान हुए हैं मेयर, दूसरे विद्वान हुए ओल्डरवर्ग, और तीसरे विद्वान हुए वो कीथ। और साथ ही हर्ट्जफील्ड, वो ये कहते हैं कि रसिया, रूसी तुर्किस्तान यानी रसिया का जो अब तुर्कमेनिस्तान जो एक देश है, यानी उसको हम ये कहते हैं कि प्लेट्यू ऑफ पामीर, यानी पामीर का जो पठार है वो एरिया अब कहाँ है, ये तुर्किस्तान का ये एरिया है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ एरिया है जिसको जो अफ़गानिस्तान से मिला हुआ है। वो ये कहते हैं कि ये वो आर्य यहाँ रहते थे, क्योंकि मध्य एशिया में जो है जहाँ आर्य रहते थे वो ज़मीन उपजाऊ नहीं है, वो पानी की कमी थी, और जब ज़मीन वो उपजाऊ नहीं रही, पानी की कमी हो गई, तो आर्यों ने वो अपना देश छोड़ दिया, और देश को छोड़ करके वो कुछ ईरान में आ गए, कुछ इंडिया में आ गए, और कुछ जो थे वो यूरोप की तरफ माइग्रेट कर गए। लेकिन हमें ये मध्य एशिया ऐसा लगता नहीं कि आर्यों का आदि देश रहा होगा। वो किस लिए, आप ये देखिए कि आर्यों ने, जब भी आर्यों का हम इतिहास पढ़ते हैं, जो हम ग्रंथ को पढ़ते हैं, ऋग्वेद को पढ़ते हैं, तो उसमें ये मिलता है कि आर्य जिस ज़मीन पर रहते थे वो बहुत फर्टाइल थी, वो बहुत ही उपजाऊ ज़मीन थी, और उस ज़मीन में पानी की कोई कमी नहीं थी। दूसरी बात ये होती है, जहाँ ज़मीन में पानी की कमी होती है वहीं ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती। तो इसलिए हम ये मान लें कि आर्यों का आदि देश, यानी आर्यों का जो मेन जो लैंड थी वो सेंट्रल एशिया थी, मध्य एशिया थी। तो ये सही नहीं लगता। और दूसरी बात ये है कि जब आर्य इस सेंट्रल एशिया से ईरान में आए या इंडिया में गए, और साथ ही यूरोप में गए, और ये 2 ग्रंथ हैं, यानी एक ग्रंथ ऋग्वेद है, दूसरा अवेस्ता। जब आर्य लोग पढ़े हुए थे और ये ग्रंथ बहुत पुराने हैं, तो आदमी जिस स्थान को छोड़ता है उस स्थान को भूलता नहीं है। और यदि आर्यों ने मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया को छोड़ा होता तो वो इस बारे में ज़रूर वर्णन करते कि हमारा देश कभी वो था, यानी अपने ग्रंथों में वो लिख देते। आज भी ये देखिए कि हम लोग हैं या आप लोग हैं, अगर हम किसी भी स्थान से आए हैं तो हमको ये मालूम है कि हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज वो किस स्थान से आए थे और कब आए थे। जब आर्य इतने पढ़े लिखे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो ये वर्णन वो ये करते कि हमारा जो था मूल निवास स्थान वो कहाँ था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान नहीं हो सकता। अब हम दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि यूरोप, यानी अब यूरोप में क्या थे, किस किस चीज़ को लिया है कि वहाँ भाषा, भौगोलिक स्थिति,
वनस्पति क्या क्या पैदा होते हैं, नस्ल यानी जो रेस ओरिजिन लोग किस तरीके के हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के ही जो आर्य लोग इंडिया में, ईरान में और यूरोप में, उसके आधार पर उन्होंने एक कैलकुलेटिव डिसीजन क्या लिया कि भाई यूरोप आर्यों का आदि देश था और यूरोप जो है ये प्रदेश यूरोप है, यहाँ से पोर्टुगल से लेकर के, पुर्तगाल से लेकर के, और ये पूरा एरिया जो है ये यूरोप का है। इस यूरोप में क्या है, जो विद्वान हैं जिनका नाम पी गाइल्स है, वो डैन्यूब की घाटी है यानी डैन्यूब नदी जो है वो खास तौर से अगर आप देखेंगे वो पोलैंड और जर्मनी से निकलती है। इस डैन्यूब नदी के आसपास में आर्य रहते थे, कुछ ये कहते हैं, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ऑस्ट्रिया, हंगरी और हंगरी यानी हंगरी ये है स्कैंडिनेवियन कंट्री है, हम आगे बताएंगे, और ऑस्ट्रिया बिल्कुल जर्मनी के पास में लगा हुआ है कि आर्य लोग यहाँ थे। इसी बात को लेकिन एक दूसरे विद्वान है जिसका नाम वेनफ्रे है, वो ये कहते हैं कि जो ब्लैक सी के पास का जो मैदान है वो आर्यों का आदि देश था। तो ब्लैक सी यहाँ है, इसके पास में आजकल ये जो यूक्रेन है, साथ ही रोमानिया है, और साथ ही और रशिया का कुछ पार्ट है, वो इसका मतलब जो आज की तारीख में। लेकिन ये जो पेन का नाम के एक विद्वान हुए हैं, वो क्या कहते हैं, जो ताम्रपत्र हुए उनके आधार पर वो जर्मनी और स्कैंडिनेवियन कंट्री, अब स्कैंडिनेवियन कंट्री को समझिए कि यानी हंगरी, साथ ही नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, ये जो देश हैं इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। और इन स्कैंडिनेवियन, यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, तो वो जो देश हैं वो आर्यों का आदि देश था। जो दूसरे एक नेहरिंग और जी चाइल्ड और पोकारनू नाम के विद्वान ये कहते हैं कि उन्हें कुछ जो है ऐसी चीज़ें मिली, उन्होंने लैंग्वेज का स्टडी की, और लैंग्वेज की स्टडी करके वो ये कहते हैं कि रसिया का जो दक्षिण पार्ट था, यानी आप ये देखिए कि यहाँ जो है ये अगर हम इसको नॉर्थ मान लें, ये हम साउथ मान लेंगे, ये ईस्ट मान लेंगे, और जो ये एशिया है जहाँ मॉस्को वाला एरिया है, सेंट पीटर्सबर्ग वाला एरिया है, ये कभी आर्यों का आदि स्थान था। तो उनके लिए उन्होंने कुछ तथ्य दिए हैं। उन्होंने एक चीज़ लिखी है, उन्होंने दिया है कि संस्कृत में पिताजी को, फादर को क्या कहते हैं, पितृ कहते हैं, लेकिन जो लैटिन लैंग्वेज है उस लैटिन लैंग्वेज में पिता को पैटर बोलते हैं, और जो ग्रीक लैंग्वेज है यानी यूनानी लैंग्वेज है उसमें पिता को पतेर बोलते हैं। जो गॉथ लैंग्वेज यानी जर्मनी की है उसको जो है फादर बोलते हैं पिताजी को, और जो इंग्लिश है यानी ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें पिता के लिए फादर बोला जाता है। तो उनके आधार पर ये कहते हैं कि ये लगभग कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक ही तरह के हैं, इसलिए आर्यों का आदि स्थान वो यूरोप में कहीं भी रहा होगा। लेकिन हमें इस चीज़ की ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो यूरोपीय भाषा है या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है वो अपने मूल रूप में नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कहते, डॉक्टर त्रिपाठी हैं जो बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, कि जब ये लैंग्वेज अपने मूल रूप में नहीं है, जैसे जैसे लोगों का विकास होता रहता है लैंग्वेज भी डेवलप होती रहती है, तो इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि यूरोप जो है आर्यों का आदि स्थान रहा है। तीसरा जो मत आता है वो आता है उत्तरी ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश। हम ये कहते हैं उत्तरी ध्रुव क्या है, नॉर्थ का जो ये पूरा ये प्रदेश है कि उत्तरी ध्रुव यहाँ है। और इसके इस जो मत है, इस प्रिंसिपल को किन्होंने डेवलप किया, बाल गंगाधर तिलक थे जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हिंदुस्तान के
एक्सट्रीमिस्ट थे, वो गरम दल के नेता थे, उन्होंने इतिहास में भी उनकी रुचि थी, तो उन्होंने वैदिक संहिता को पढ़ा जो हमारे मूल ग्रंथ हैं, और उस वैदिक संहिता में ये लिखा हुआ है कि आर्य एक ऐसे देश में रहते थे जहाँ 6 महीने के दिन होते थे और 6 महीने की रात होती थी, और वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। और जब सर्दी ज़्यादा होती थी तो उन्होंने देखा कि केवल आर्कटिक प्रदेश में ही ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ रात भी लंबी होती है, दिन भी लंबे होते हैं, लेकिन वहाँ और ज़्यादा बर्फबारी हो गई, और लगभग 8000 साल पहले उन्होंने अपना देश छोड़ दिया था। ये है। और ऐसा ही जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्णन है, जो ईरानियों का एक ग्रंथ है अवेस्ता, उसमें भी ये लिखा हुआ है। लेकिन हम ये मानते हैं, हम इस चीज़ को नहीं मान सकते कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे 8000 साल पहले। अगर हम कह दें कि जो आर्य हिंदुस्तान में आए वो लगभग 2350 बीसी से लेकर के और 1850 बीसी के बीच में इंडिया में आए। तो जब 2300, और उन्होंने ये कहा, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि 8000 साल पहले छोड़ दिया। तो अगर 8000 साल पहले छोड़ते और 2300 बीसी में यहाँ आते, यानी 2500 बीसी के आसपास में, बाकी वे 5500 साल किधर रहे या 5000 साल वो किधर रहे। तो इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि उत्तरी ध्रुव आर्यों का स्थान रहा होगा। साथ ही जब आदमी अपनी मातृभूमि को, अपनी मदरलैंड को छोड़ता है तो उसको भूलता नहीं है। वो आर्यों ने जब अपने ग्रंथ लिखे, अवेस्ता अगर हम ये मान लें कि ईरान में भी आर्य हैं, हिंदुस्तान में भी आर्य हैं, हिंदुस्तानी आर्यों ने ऋग्वेद लिखा, ईरानी आर्यों ने अवेस्ता लिखा, दोनों में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि वो किस प्रदेश से आए थे। तो हम ये भी नहीं मान सकते कि उत्तरी ध्रुव आर्यों का आदि देश था। अब चौथा जो पॉइंट है उसके ऊपर मानते हैं कि क्या भारत ही आर्यों का आदि देश था। अब इस मत के बारे में डॉक्टर संपूर्णानंद, जो बहुत बड़े विद्वान हुए, डॉक्टर गंगानाथ झा, यानी वो तो कहते हैं कि सप्त सैंधव। सप्त सैंधव का मतलब है सप्त सिंधु, यानी सिंधु की 7 नदियाँ जो मिलाकर के सप्त सैंधव एरिया, जिसमें गंगा, यमुना, रावी, चिनाब, सतलज, व्यास, ये सरस्वती, ये 7 नदियाँ थी। इस 7 नदियों का एरिए को हम सप्त सैंधव या ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहते हैं। डॉक्टर गंगानाथ झा इसी को ब्रह्म ऋषि देश कहते हैं कि वो ब्रह्म ऋषि देश या सप्त सैंधव एरिया जो था वो आर्यों का आदि देश था। इसी मत को डॉक्टर अविनाश चंद्र झा, एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, वो भी यही कहते हैं। और लेकिन डॉक्टर राजबली पांडे वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में यहाँ कहीं आर्यों का आदि स्थान था। और जो डॉक्टर SD कल्ला हैं वो ये कहते हैं कश्मीर और हिमालय के आसपास का जो प्रदेश है, ये कश्मीर और हिमालय के आसपास के प्रदेश में वो कहीं रहते थे। जब हिमालय पर्वत बना तो उसके बाद में वो माइग्रेट इधर हो गए। लेकिन हम इस मत को भी इसलिए नहीं मानते क्योंकि जो मोहनजोदड़ो की जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर के BC से लेके और 2350 BC के बीच की है, ये कहते हैं। और वो आर्यों से पहली है, आर्य उसके बाद में आए। तो अगर हम ये कहें कि वे लोग कौन थे, क्यों कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में या
इंडस सिविलाइजेशन में लोग रहते थे वो शहरों में रहते थे, और जो आर्य लोग थे वो गांवों में रहते थे। गांव का यानी मतलब कि वो कच्चे मकानों में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, और साथ ही जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पक्के मकानों में रहते थे। उनके यहाँ पानी के निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो ये दोनों लोग एक नहीं हो सकते। इसके साथ ही क्या है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो बैल की पूजा करते थे, और जो इंडियन से जो आर्य लोग थे वो गाय की पूजा करते थे। तो इन दोनों में कोई भी जो है वो तुलना नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ये कहते हैं कि आर्य भी, जो भारत भी आर्यों का आदि स्थान नहीं हो सकता, ये अलग अलग। अब सवाल एक उठता है कि अगर मध्य एशिया भी आर्यों का आदि स्थान नहीं हो सकता, यूरोप भी नहीं हो सकता, उत्तरी ध्रुव भी नहीं हो सकता, भारत भी नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा प्रदेश जो था वो आर्यों का आदि स्थान था, आदि देश था? तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं, जो हमारा मत है कि आर्यों का आदि स्थान जो रहते थे वो सभी एक था। इंडिया भी था, वो ईरान भी था, और साथ ही वो यूरोप भी था। क्योंकि अगर इतने बड़े प्रदेश में रहते, जैसे ही जत्थे बने वो लोग, क्योंकि अफ्रीका में सबसे पहला आदमी आया, सबसे पहले आदमी की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, और यहीं से ही लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। जब उन्होंने माइग्रेट किया तो क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण लोगों के हाव भाव चेंज होते चले गए, और उसके बाद में उस क्लाइमेटिक कंडीशन से हाव भाव अलग हुए तो उनके चेहरे की बनावट भी वो बदल गई। और साथ ही जब बहुत बड़ी सभ्यता डेवलप हुई तो उसमें इंडिया यानी वो भारत के आर्य भारत में थे, ईरान के आर्य ईरान में थे, और मध्य यूरोप के जो यूरोप के आर्य यूरोप में थे। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्य भारत ही आर्यों का आदि स्थान है। आर्य अगर बाहर से आए हुए होते तो आप ये देखिए, आर्यों ने 4 वेद लिखे, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 उपवेद लिखे, और साथ ही उन्होंने उपनिषद लिखे, उन्होंने पुराण लिखे, उन्होंने आरण्यक लिखे, उन्होंने स्मृति लिखी, उन्होंने वेदांग भी लिखे, और इतने ग्रंथ उन्होंने लिखे कि हम आज भी उनका सही तरीके से अर्थ निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे विद्वान कोशिश कर रहे हैं। यदि आर्यों ने एक दिन में ये ग्रंथ नहीं लिखे, उनको लिखने में बहुत दिन लगे, तो यदि आर्य बाहर से कहीं आए हुए होते तो वे इस बात का वर्णन जरूर करते कि वो कहाँ से आए हुए थे। इसलिए हम कंक्लूसिव रूप से ये कह सकते हैं कि आर्यों का आदि स्थान वो मध्य एशिया नहीं, यूरोप नहीं, उत्तरी ध्रुव नहीं, बल्कि भारत के आर्यों का आदि स्थान भारत ही है। इसी के साथ ही हमारा ये एनालिसिस पूरा हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लाइक करें, इस वीडियो को आप शेयर करें, इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ जय हिंद।